देखो बेटा, देखो जैसे इसका नाम है टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे आसान लग रहा है, एरिया भी आपको आसान ही लगा होगा, है ना। ऐसी ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसान लगेगा। देखो जैसे इसका नाम है उससे पता पड़ रहा है। देखो एक्स और वाई जो है, इन जनरल एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स है। जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। वो तो हम dy बाई डी टी भी लिखते हैं, लेकिन अभी इसको लेके समझा रहा हूँ, समझना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें x और y कैसे काम कर रहे हैं, ये तो आपका डिपेंड कर रहा है कौन, y x के ऊपर। तो y तो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल y विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। कहते नहीं वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो उसके रेस्पेक्ट में चलिए उस पर डिपेंड कर रही है ना, तो उससे याद रहता है ना। जिसके रेस्पेक्ट में चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट दो तरह के होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने वाला रेस्पेक्ट होता है, एक कोशेंट रेशियो वाला रेस्पेक्ट होता है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। dy बाई डी एक्स का मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, x। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, यही नहीं केवल dy बाई डी एक्स, आप dy बाई डी एक्स को लिख दीजिए, आप dy बाई डी एक्स क्यूब लिख दीजिए, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पे आपने एक बार इसे डिफरेंशिएट कर रखा है, ठीक है। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 100 बार कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दीज ऑल आर कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को रखे, कंटेन करे, और एक्स वाई वेरिएबल को कंटेन करे, यानी साइन एक्स हो तो उसमें एक्स दिख गया, लॉग एक्स हो उसमें भी एक्स दिख गया, या केवल एक्स क्यूब हो, या साइन वाई हो। एक इक्वेशन में किसी भी तरह से ये सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या इनमें से कोई एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट और वेरिएबल एक्स वाई एक साथ मर्ज हो जाए, तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी कोई और आ रहा है बेटा, अभी कोई और तो नहीं आ रहा। अब सुन लीजिए 2 मिनट के लिए, सुनो। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई वेरिएबल हो, dy बाई डी एक्स डी एक्स क्यूब, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई 3y ओवर डी एक्स क्यूब, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो, ये सारे 4 बार डिफरेंशियल, 6 बार हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और उसमें एक्स वाई इन्वॉल्व हो, वो इक्वेशन जो बन के आएगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, सिंपल, ठीक है। और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, कभी परेशान हो, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको। अब जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख दूं, ये लिख दिया मैंने, dy बाई डी एक्स प्लस रूट एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो x और y इन्वॉल्व है, साइन एक्स इन्वॉल्व है, dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। एक मैं यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स वाली, तो ये सब के सब क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है कि स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिक्कत है इसमें, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स और वेरिएबल एक्स वाई को कंटेन करे वो क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। खत्म, एक बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, कुछ नहीं रहता इसके अंदर भी, है ना। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कैसे होगी। अभी तक तो हम जो कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ रहे थे एक्स और वाई में ना, और डिफरेंशियल बनी कैसे, तो ये सोचने वाली बात है। तो हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो क्वेश्चन होते थे, एक्स वाई में क्वेश्चन लिखा होता था, फिर डिफरेंशिएट करते थे, इक्वेशन बन जाती, कहते प्रूव दैट, अगर याद तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, है ना। तो y और x में इक्वेशन लिखी मिलती थी, अगर याद करो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। फिर हम डिफरेंशिएट करते थे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू शून्य आ जाता था, ठीक है। तो ये तो हमें ये एक तरह से हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिला हुआ है, इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते थे। तो अब इन बारे में सीखना जरूरी है कि हम पता तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं बनी कैसे, कर क्या रहे हैं, तो वो सीख लो थोड़ा सा है, फिर आगे चलेंगे। देखो जैसे एक बहुत इजी सा एग्जांपल है, अगर y इक्वल टू मैं आपसे mx बोलता हूँ, या मैं y इक्वल टू
केवल सी बोलता हूं। तो आपको इतनी समझ है, और अभी भी आपने एरिया में खूब पढ़ा है कि y इक्वल टू सी, अगर सी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अब तो वो सही नई टर्म बोल दिया आपने, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी पैरामीटर है, सी बदल रहा है, केवल कांस्टेंट कहते तो बात बिगड़ जाएगी। कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट में फर्क है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसा, तुम्हें देखने में कांस्टेंट लिखा है, लेकिन सी की वैल्यू में 1 2 3 हाफ रूट 3 ये सब रख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी जो बदल सके, कुछ भी रखा जा सके। कांस्टेंट मतलब एक्स वाई नहीं है, तो इसको मैं पैरामीटर बोल सकता हूँ। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल दो या पैरामीटर बोल लो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, या तो बोल दो इसको पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये दोनों चीज, पैरामीटर या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दोनों चीज सेम है। अगर वो बोलेगा तो हमें समझना चाहिए कि सर वो ये कौन से सी है, सी की वैल्यू में 2 रख सकता हूं। अब मैंने y इक्वल 2 बोल दूं, तो इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस हुआ कि सर y इक्वल 2 तो फिक्स लाइन है, y इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन अगर मैं y इक्वल टू सी को सी कांस्टेंट बोल दूं, तब भी y इक्वल टू 2 के बराबर है। इतने दिखाया तो 2 हो या 3 हो, जो भी हो वो एक वैल्यू है। अगर आपने सी को कांस्टेंट बोल दिया तो ये फैमिली ऑफ इक्वेशन नहीं है, फिर तो एक ही लाइन है। और अगर आप सी की वैल्यू कह रहे हैं सर ये तो पैरामीटर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उस केस में सी को मैं 1 2 3 रखूंगा तो फैमिली ऑफ लाइन होगी। मैंने सी को 1 रख दिया तो y इक्वल टू 1, 2 रख दिया तो y इक्वल टू 2, 3 रख दिया तो y इक्वल टू 3, माइनस रख दिया तो y इक्वल टू -1। तो ये वो फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन है जो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है। भाई फैमिली तो उसी को बोला जाएगा जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की या सेम टाइप की कोई कैरेक्टरिस्टिक हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम है, तो जैसे अब तुम कहीं जाते हो किसी फैमिली में, तो उनके अंदर बोल आवाज ही सेम हो जाती है, कई बार शक्लें सेम होती हैं, या कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस फैमिली की, उस हिसाब से उसको फैमिली बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन को अगर y इक्वल टू 2 बोलता हूँ, सर अब ये फैमिली नहीं है, अब तो एक ही लाइन है, y इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू सी, अगर मैं सी को कांस्टेंट बोलता हूँ तो वो बात अलग है, मैं सी नहीं जानता, अगर जानता होता तो y इक्वल टू की तरह दिख रहा होता, लेकिन वो एक ही वैल्यू होती। और अगर सी को मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर, तो उसके इसमें सी की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, या तो वो बता दे, या मैं माइनस इंफिनिटी तो कुछ भी लिखूं, तो बहुत सारी लाइन पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ होंगे, और अगर ड्रॉ होंगे तो इसका फैमिली ऑफ लाइन है, एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन करने वाली, एक टाइप की प्रॉपर्टी कंटेन करने वाली, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में? तो ये आपका एक देखा जाए तो जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, और मैं अभी इसे क्या बोल रहा हूँ, पैरामीटर बोल रहा हूँ, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और क्योंकि इसके अंदर एक, बेटा मेरी बात को ध्यान सुनते रहो, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, फिर आपको वहां समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व तो करना आता है, लेकिन उससे कुछ ऑब्जेक्टिव बात बोली वो आपको आती नहीं है, तो वहां फिर तुम फेल हो जाओगे, है ना। छोटी छोटी बातें पूछता हो, बच्चे की नॉलेज देना चाहता है, ये नहीं कि ऑर्डर डिग्री ही पूछेगा। पूछे लगे सी इज ए कांस्टेंट, बता भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री बता, अब बच्चा कह रहा ले, एक बार बोल दिया सी इज पैरामीटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अब इस इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री बता, बच्चा तो कह रहा सिर्फ डी बाई डी एक्स तो है ही ना, मैं ऑर्डर डिग्री क्या बताऊं, क्योंकि हमें तो ये पढ़ाया गया कि ऑर्डर डिग्री तब निकलते हैं जब डी बाई एक्स हो, तो या तो तुम डी बाई एक्स लो, है ना। तो हो सकता है तुम वो कार्टेशियन इक्वेशन दे दे, उसका जनरल सॉल्यूशन दे दे, और फिर आपसे ऑर्डर डिग्री पूछे लगे। तो मैं इसलिए हर चीज को बता के चल रहा हूँ पहले स्टेप में, केवल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा। इसलिए नॉलेज ले लो तरीके से, फिर आपको मजा आएगा, उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी कर लोगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जीरो बन जाएगा या नहीं, और डी वाई बाई डी एक्स का तो स्लोप होता है ना। तो जितनी भी लाइन ये बननी होगी, सी को 1 रख 2 रख 3 रख, स्लोप पैरेलल टू एक्सिस की लाइन होगी, तो जीरो ही आना है स्लोप तो सभी का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन जो बनी हुई है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो बात सुन लो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है,
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है और ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनी, दोनों अपने आप में बिल्कुल इसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू सी को। कभी सोचो कि कुछ और को रिप्रेजेंट करे, एक ही बात है। जो तुम्हारा नाम लक्ष्य है, घर पे तुम्हें मोनू बोलते हैं, तो लक्ष्य मोनू एक ही है, बस उसको लक्ष्य हाँ बोल रहा हूँ मैं कोचिंग सेंटर में, तो बाहर तुम दोस्त भी लक्ष्य बोल रहे हो, घर पे उसको मोनू बुलाने की मदद आएगा तो लक्ष्य निकल के। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखी इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन लिखी, जिससे आज क्योंकि उसके अंदर एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तुम उसे जनरल सॉल्यूशन बोलो। जनरल क्यों? कि सर y इक्वल 2 रही हो तो भी dy बाई dx इक्वल टू 0 बनेगा, y इक्वल टू 3 रही हो तब भी dy बाई dx इक्वल टू 0 बनेगा। तो क्यों इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाए? अरे पर्टिकुलर थोड़ा, ये पर्टिकुलर लाइन है, इक्वेशन इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसके अंदर पैरामीटर नहीं है। आपको ये बातें पता थी? अब सुनाई दे रही, ध्यान सुन लो। तो जिस इक्वेशन में पैरामीटर नहीं है, कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये कैसा है? जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या पैरामीटर है, क्या बोलेंगे इसे? जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर मतलब एक केस है उसका कोई, तो ये बातें पता होनी चाहिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने बता दिया, जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो, एक्स वाई इन्वॉल्व हो, चाहे साइन एक्स के साथ हो, चाहे केवल एक्स और एक्स क्यूब की फॉर्म में हो, चाहे रूट एक्स की फॉर्म में हो, सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ठीक है हमने ये बात आपके सामने करी, आपको समझ में आया क्या बोलना चाहा मैंने? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पैरामीटर एक ही बात है, कांस्टेंट अलग बात है। ये कांस्टेंट है, ये क्या है? ये यहाँ पे अब ये कांस्टेंट है। और इतना भी ध्यान रखना, इसको भी वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कांस्टेंट बोल दे तो आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए या तो ये 2 है या 3 है, बस एक ही है कोई, तो बोलेगा इस बात को, भैया ये कांस्टेंट बोल रहा मैं तो। अब जी है, ग्रेविटी कांस्टेंट क्या होता है? तो जी लिखते हो ना, तो जी की वैल्यू का 1 2 3 4 रख दोगे तो 9 समथिंग कुछ होती है ना, है तो वही होती है ना। तो जी तो कांस्टेंट ही बोल रहा है वो, और जी भी बोल रहा है, पहले जी की वैल्यू बदलो तो नहीं ना, वो तुम्हारा कांस्टेंट है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसे आप बदल सके। अब बात और अच्छी समझ में आ गई होगी। जी बोल रहे हैं उसे, है ना, क्या होता है उसका मतलब? नहीं, क्या बोलते हैं जी को? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भूल गया हूं मैं। तो वो ऐसे 9.8 सब जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो पर्टिकुलर मतलब वो एक फिक्स है, कांस्टेंट फिक्स्ड है, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन जी देख के आप उसे कांस्टेंट बोलेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, अब बात तो समझ में आ गई। ये लाइन आपको सभी को पता पड़ रही होगी, y इक्वल टू एम एक्स कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। अब अगर मैं इसमें m को बोल देता हूं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये अब लाइन m की वैल्यू बदलती रहेंगी, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, और सारी लाइन कहाँ से पास हो रही होंगी? ओरिजिन से, क्योंकि जियो जियो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, m को तुम कुछ भी रखो। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं, मैंने बना दी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया जी? m इंटू 1। कोई बच्चा कहे सर मैं तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, नहीं करोगे। अब कोई बच्चा बोले जी क्यों? मैंने m की वैल्यू यहां से रख दी y बाई एक्स, क्यों? सर मैं इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करूंगा, और क्योंकि वो एक है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक है वो, तो मैं उसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार से ज्यादा नहीं, एक बार ही डिफरेंशिएट करूंगा। सुनाई दे रहा है? नहीं, मैंने क्या बताया? अगर किसी इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मैं केवल उससे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। ये नहीं सर डिफरेंशिएट दोबारा कर लो, इसके बाद डी टू बाई डी एक्स जीरो आ जाएगा, फिर तो ये खेल करते रहो। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाता हूं डिफरेंशिएट करके, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे
एग्जैक्टली उतनी बार डिफरेंशिएट करके उन्हें हटा सकता हूँ। ये नहीं कि दोबारा डिफरेंशिएट करो, दोबारा कर दो, आपको आता है तो कितनी बार भी कर लो। तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो एक बार डिफरेंशिएट को दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, दो बार डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैं रिमूव करूंगा, ऊपर से एम क्यू लग डिवाइड बाय एक्स। ये इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल। और ये इसको क्या बोलूंगा, उल्टा सोचूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके यहां पहुंचूंगा। आप खुद बताइए, मैंने जब इसे डिफरेंशिएट किया तो मैं यहां आया, और डिफरेंशिएट किया तो यहाँ, तो उल्टा प्रोसेस तो इंटीग्रेशन होता है ना। अगर मैं इसे इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो उसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन आएगा, वही वाला ये सी है। समझ रहे? और तुम जानते हो एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो इससे कर पास करता तो सी बदलता रहेगा ना, समझे? तो वो तो पैरामीटर बन जाता है आर्बिट्ररी। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तरीका है कि ये जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों जनरल सॉल्यूशन है भाई? जो एम है वो पैरामीटर, जिसे तुम सी सी बोलते रहते हो ना, वो इंटीग्रेट करके आया होगा, समझ रहे? तो ये कहानी है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आई? अच्छा, दूसरा, क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एक बार का, अगर इसी इक्वेशन दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा तो मैं एग्जैक्टली दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैं हटा दूंगा। ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर इन क्वेश्चंस पे भी आएंगे जो मैंने कंसेप्ट बताया, आगे और क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। जो समझने की कोशिश करना, सबसे पहले हम कहाँ चलने वाले हैं। हमारे सबसे पहले एक टर्म आती है आपके ऑर्डर डिग्री। एक नंबर क्वेश्चन आने ही आना उसके ऊपर, पूछे तरीके से बहुत होंगे कि इस इक्वेशन ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, ऑर्डर प्लस डिग्री बताओ, ऑर्डर माइनस डिग्री बताओ, ऑर्डर माइनस डिग्री बाई 2 बताओ। अबे काम तो ऑर्डर डिग्री निकालना है। वो आना चाहिए, तो क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन दे दे वो आपको। अच्छा, अभी अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक ही बात होती है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि अगर उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी डिग्री दिख रही है इक्वेशन में, सबसे ज्यादा, सॉरी डिग्री नहीं बोला, सबसे ज्यादा बार दो दिख रहा है उसमें, दो बार डिफरेंशिएशन, तो उसको ऑर्डर 2 हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार कितना डिफरेंशिएशन आपने? दो बार। अगर उस इक्वेशन में तीन बार ज्यादा सबसे बड़ा डिफरेंशियल दिखा, यानी डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, तीन बार डिफरेंशियल सबसे बड़ा दिख रहा है, तो वो उसका क्या बन जाएगा? ऑर्डर। तो अब देखो, जैसे कहीं भी क्वेश्चन लिखी है, जैसे मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, मैंने कितना आसान सा लिखा। तो इसको आपने मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट कर रखा है? एक बार। तो इसको ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1। और डिग्री कितनी बनेगी कि सर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, कि सर वो तो एक ही बार दिख रहा है मुझे, उसकी जो डिग्री होगी वो 1, तो ऑर्डर डिग्री 1 हो गई। ठीक है? लेकिन ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिग्री का नहीं पता होता एग्जिस्ट करेगी या वो नहीं करेगी, वो अनडिफाइंड भी हो सकती है डिग्री। तो उसका कैसे पता पड़े? तो डिग्री निकालते वक्त एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स लिखा उस इक्वेशन में, या उसके इक्वेशन में हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, या उस इक्वेशन में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब भी लिखा है, या कुछ भी लिखे इस तरह के डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि एक्स और वाई लिखा है, या साइन एक्स लिखा है, या टेन एक्स लिखा है, या ई की पावर एक्स लिखा है, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। लेकिन ये जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए पॉलिनोमियल की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि अगर ये दिखाई दिया इसकी पावर 4 लिखी है तो ठीक है, तो इसकी डिग्री में आपको 4 दिख रहा है, डिग्री 4 बोल देंगे। इसकी डिग्री मान लीजिए 5 लिखा हुआ है तो 5 बोल देंगे, और इसकी डिग्री अगर 3 लिखी है 3 बोल देंगे, 1 लिखी है तो 1 बोल देंगे। तो यानी कि आपको जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा मिला, साइन एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स मिला, प्लस 3x इक्वल टू 0 मिला। अब मुझे बताइए इसके अंदर सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट हो रहा वो, ये तो एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है और ये 2 बार, और अगर ये 2 बार हो रहा है तो मेरे हिसाब से ऑर्डर इसका 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 नहीं लेंगे कि सॉरी 1 का मतलब सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव,
हम इसका ऑर्डर क्या लेंगे बेटा, 2 लेंगे, क्योंकि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है कि जी वो 2 है, तो ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मतलब होगा, हमेशा डिफाइंड होगा। लेकिन उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो 2 बार हुआ उसी की डिग्री पूछो कितनी है कि जी सर 1, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी बेटा जी 1। आया समझ में? नहीं, इसकी चाहे डिग्री यहाँ पे 7 लिखी है, कोई मतलब नहीं मेरा, अब इसकी डिग्री 7 नहीं होने की, क्योंकि जिसका ऑर्डर निकाला, जो इक्वेशन में ऑर्डर निकाला वो सबसे बड़े ज्यादा बार डेरिवेटिव होगा, उसी की हमें क्या लिखनी पड़ती है कि उसकी डिग्री क्या है, उसकी पावर क्या है। डिग्री ये नहीं है 2, पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ 7 लिखने के बाद भी इसकी डिग्री कितनी बनी, 1, और अगर यहाँ 2 लिखा हो तो फिर 2 बन जाती है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। लेकिन डिग्री निकालते वक्त आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, दोबारा सुन लो, अगर इक्वेशन कहीं भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, जब आप डिग्री की बात करेंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, चाहे वो एक बार डिफरेंशियल हो या 2 बार हो या 3 बार हो या 6 बार हो, जहां भी पूरी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जहां लिखे हुए हैं उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी पॉजिटिव इंटीजर तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा कि वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर बने, और अगर मैं उसे नहीं बना पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, और मैंने 2-3 स्टेप करके भी देख लिए, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर को मैं इंटीजर नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे, यहाँ पे लिखा मैंने x dy/dx और यहाँ लिख दिया +2 sin dy/dx इक्वल टू 0। अब बच्चा कह रहा है कि सर वो तो मैं dy/dx यहाँ देखूं या यहाँ देखूं, एक बार ही ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है कि सर ऑर्डर तो इसका एक है। अब कोई कहे सर डिग्री बताओ, कि डिग्री डिफाइंड नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? कि सर dy/dx तो आप कह रहे थे कि उसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए, और इसी तो साइन के अंदर घुस गया। अब कोई बच्चा कहे सर पावर तो इंटीजर ही है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में दिखना चाहिए, ये तो साइन के अंदर चला गया। पॉलिनोमियल क्या होती है, जब एक्स से पॉलिनोमियल लिखते हैं हम तो a नॉट प्लस a1x, ये x कहीं सर्ड में नहीं जा रहा, ऐसी तो चलती है, इसकी पावर तो इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे नहीं होगा इसके ऊपर रूट लग जाए। आप इसके अंदर क्या ये लिख सकते हैं a3 sin x, गड़बड़ हो गई, पॉलिनोमियल रह गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और तुमने वो dy/dx को किसमें साइन में घुसा दिया भाई, और फिर पॉलिनोमियल की बात करने लगे। कैसी बात कर रहे हैं, कैसा डिग्री तो है इसकी बात। अबे ध्यान से देख, साइन के अंदर चला हुआ है, इसको क्या पॉलिनोमियल बोल दूंगा, साइन एक्स आ गया, या यहाँ पे या एक और साइन को हटाओ, साइन को हटाओ, वो कहने लगे सर ये पॉलिनोमियल है, हाँ ठीक है, कि मैंने log ऑफ dy/dx लिख दूं, पॉलिनोमियल है भाई। पॉलिनोमियल में तो यार ये dy/dx की पॉलिनोमियल, ये सॉरी dy/dx ना लिख के मुझे क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, x, है ना। तो सर ये कोई x में पॉलिनोमियल है, कैसी बात कर रहे हैं यार, log में x चला गया, x की पॉलिनोमियल तो है ही नहीं है, पॉलिनोमियल का काम ही खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉग फंक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि सर ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड, डिग्री को डिफाइन करने से पहले आप क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं या तो वो ऑलरेडी पॉलिनोमियल फॉर्म में होंगे, और अगर नहीं है तो वी विल ट्राई टू मेक देम दे विल कन्वर्ट टू पॉलिनोमियल फॉर्म, और अगर हमारे ट्राई करने पे भी नहीं बन रहे तो लीव इट, ऑर्डर नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा, जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, और चैप्टर से याद आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है d2/dx इक्वेशन में, तो 2 हो गया, और एक बार तो 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि ऑर्डर डिग्री कैसे निकलेगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है सक्सेना जी, पक्का। चलो तो कुछ क्वेश्चंस पाते हैं। हाँ हाँ पूछ लो बेटा। तो जो आपने वहां पे y को mx बताया था, अब वहां पे m स्क्वायर हो जाता तो और बार डिफरेंशिएट कर सकते थे बेटा m स्क्वायर m तो एक ही बात है, आप 5 लिखो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मैं ना जानता हूँ तो तू तो क्वेश्चन पूछेगा,
सच में लड़का है यार, कमाल है यार, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि m और m स्क्वायर अलग अलग है। अब चुप हो जाए तो बेकार में कूट दूंगा। सुनिए भाई, शायद क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, इसके अंदर शायद ऑर्डर डिग्री की बात कर रहा है वो। तो क्या आपका d3y/dx क्यूब जो है किसमें फंस गया? क्या आप इसे अलग कर सकते हैं इससे? नहीं कर सकते। अलग करना भी चाहे तो साइन इनवर्स चला जाएगा और उसमें d3y/4x³ है। तो इसके अंदर पहले तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ऑर्डर कितना बनेगा इसका? सर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? 4। तो ऑर्डर तो इसका क्या होगा बेटा? 4। अब इसकी डिग्री की बात कर ले। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, या नहीं, या नॉट डिफाइंड। चलेगा भाई? अच्छा, जब इसमें पहुंचे कैसे, इसमें dy/dx आपने फंसा रखा है कॉस के अंदर और रिमूव करने से कॉस इनवर्स कोई कहे जी रिमूव कर लो। कुछ बच्चे एकदम सोचते हैं कि सर रिमूव करके देख लो एक बार, आप कह रहे थे। तो एक काम करो, मैं इसको माइनस इधर ले गया मान लो, और कोई कहे जी आप कॉस इनवर्स ले जाओ इधर। तो अगर मान लो मैं इस माइनस में एडजस्ट करके भी हटाऊं यहाँ से और कॉस इनवर्स इधर ले जाऊं, तो अब की बारी ये फंस गया। कौन? नहीं समझे? कॉस इनवर्स तो सही तो फंसा ही रहेगा। फिर कैसे कर लोगे आप? तो नहीं, पक्का? क्या हो गया भाई? ऑर्डर बोलो क्या है इसका, दूसरे क्वेश्चन का? 2। और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत आसान है। इसमें आओ, ऑर्डर ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा। सबसे ज्यादा बार चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, एक ही बार डिफरेंशियल होना है, लेकिन डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया होगा? समझ लो, जिन क्वेश्चन से बनाएंगे ना हम, कुछ मेहनत करके पॉलिनोमियल की तरफ ले जाएंगे dy/dx या d2y/dx को, तो वो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चल दूं आगे? अरे डिटरमाइन द ऑर्डर डिग्री। चलो यहाँ पे आते हैं। ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। तो इन 2-3 क्वेश्चन को पकड़ते हैं। 5-6-7 ले हैं, क्योंकि हमें पक्की पता है। आप ये समझो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी चल रही है, समझ गए? ये समझो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले इन क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था जब 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता था, अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंस हो गया इनका। हाँ जी, अब बताओ। पहली बात तो सर्ट भी दिखाई दे रहा है 3/2 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा सर्ट। तो सर रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और चलो जी 5वां क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो 1 + dy/dx होल स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं उससे उधर ले जाऊं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, k इंटू d2y/dx²। क्या मैं इसको होल स्क्वायर कर लूं बोथ साइड? चलेगा? dy/dx का होल स्क्वायर का क्यूब रह जाए तो क्यूब से तुम्हें डर नहीं लगता है? नहीं। और स्क्वायर करा तो यहाँ d2y/dx का, तो सर्ट तो हट गया। अब एक चीज बताइए, dy/dx अगर आप होल क्यूब खोलेंगे तो इसकी सबसे बड़ी डिग्री कितनी बन जाएगी? 6। 3 दूनी 6 आ जाएगा ना, a+b का होल क्यूब से। लेकिन हमें तो सही से मतलब नहीं, आप तो इसकी तरफ देखो ना, हायर डेरिवेटिव तो ये है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसका बताइए ऑर्डर कितना बन गया? 2। और क्योंकि ये d2/dx को ज्यादा बार डिफरेंशियल है, कम बार है, तो इसी की डिग्री बात करेंगे। डिग्री कितनी होगी इसकी? 2। समझ गए? ये नहीं कि 3 देखेंगे या 3×6 देखेंगे इसकी, क्योंकि तो dy/dx तो छोटा डेरिवेटिव है, वो बड़ा डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या लिखा है? y = dy/dx + c, और ये लिखा है dy/dx। मैं पूरी क्वेश्चन को dy/dx से मल्टीप्लाई कर, तो अभी तो पॉलिनोमियल ही नजर नहीं आ रही, पूरी क्वेश्चन को dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर प्लस c। अब सही है, क्या dy/dx सारे के सारे पॉलिनोमियल मतलब उनकी पावर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर सॉरी, तो है सर। और अब बताइए, इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा बार ये डिफरेंशिएट हो रहा है, वो है ऑर्डर 1। और डिग्री क्या बोलोगे भाई इसकी? 2 या 1?
तो फंस गए, dy by dx तो यहाँ भी लिखा वहां भी लिखा है। तो टू ही बोलोगे ना, है ना, पॉलिनोमियल में टू ही बोला जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स लिखा है दिखाया था, तो टू। तो इसका आंसर चेक करो। अच्छा पर तुम कहाँ चेक करोगे? हाँ कर सकते हो तो करो, जरा देखो छठा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, चेक करके देखो। ठीक है, चलने आगे। अच्छा अब इस पे आए भाई, अब इसमें यहाँ पे सर लगा हुआ है रूट, तो मैंने क्या किया, 7th क्वेश्चन में बेटा इसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, 1 को मैं इधर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -1 रूट dy बाई डी एक्स। तो बेटा फिर मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। क्यों कर रहा हूँ कि सर शर्ट तो रिमूव करना है, तभी तो हम इसकी डिग्री की बात कर पाएंगे। अच्छा अब ये मत करना कि इसका होल स्क्वायर भी एक्सपेंड करने लगो। अब बताइए इसमें हाई ऑर्डर डेरिवेटिव पे है, तो उससे तो ऑर्डर पता पड़ जाए कितना सर 2, और जब तुम इसकी डिग्री निकालना चाहोगे तो एक बार बताओ, इसका मैं होल स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा तो इसके ऊपर क्या बनेगा, सबसे बड़ी डिग्री 2 आएगी, है ना, 2 आएगी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो क्यों एक्सपेंड थोड़ा करना है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, खत्म। आने लगी होगी बात समझ में, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे भाई, तो तुम तो क्वेश्चन लिख लिया करो, ज्यादा लिखा करो। नेक्स्ट, अरे कहाँ तक आ गए भाई, 7 तक। अच्छे से डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक मिनट, हम डिटरमाइन द ऑर्डर डिग्री, हम यहाँ पूछ रहे हैं इन क्वेश्चंस पे, ये क्वेश्चन बढ़िया से दिख रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ खेल रहे थे, दो क्वेश्चन पकड़ते हैं। ये तो शायद स्टेप पर कर लिया हमने ये क्वेश्चन। अब ये इक्वेशन से जान के किस फॉर्म में दे दी, dx बाई dt, जो dy बाई dt था वो dx बाई dt है। अब इसमें बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। तो अब आप देखिए कि सर पॉलिनोमियल में दिख रहा है dy बाई dx या dx बाई dt या d3y बाई dx क्यूब। हाँ सर इसकी पावर कुछ सर नहीं है, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्री में या लॉग में फंसा नहीं हुआ, ना एक्सपोनेंशियल में फंसा हुआ। फंसा होता तो निकालने की कोशिश करें, पर फंसा ही नहीं हुआ। तो बताइए जी इसका ऑर्डर कितना है, 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, और उसकी पावर कितनी है, तो डिग्री क्या होगी इसकी बात। अब नीचे जाओ, सही इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं पूरी क्वेश्चन को, dy बाई डी एक्स से। तो dy बाई डी एक्स का कितना बन जाए बेटा, ये होल क्यूब, और मैंने dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1 बच गया, 2 ये dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन वही बन गया एग्जैक्टली। बताइए जो ऑर्डर कितना है इसका, 1, और डिग्री क्या है जी इसकी, 3। ठीक है, चलने आगे। बोर्ड में ऑर्डर प्लस डिग्री पूछेंगे, ऑर्डर माइनस डिग्री, ऐसे आजकल पूछने लगे, पता नहीं कुछ ना कुछ नया तो बनाना ही नहीं, बनाना ही है ना। चले आगे भाई। अब हम इनमें से कुछ गंदे क्वेश्चन छांट लेते हैं, जैसे कि हमें ये दिख रहा है, शायद दिख रहा है, ये कर लोगे, इसे कर लोगे, तो एक काम करते हैं फिर कोई और देख लेते हैं, तुम्हें दिख रहा है तो शायद ये ठीक है, ये भी हो जाएगा ये। अच्छा एक काम करते हैं, लॉग ट्रिग्नोमेट्री जैसा ले लेते हैं, ये सीबीएसई में 19, 20, 21, ठीक है, 3 ले लेते हैं। ठीक, देखिए ऐसा टाइप हो जाए, कुछ बचे ना। क्या आपको dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में कहीं थर्ड लॉग में तो फंसा हुआ नहीं दिख रहा, साइन में नहीं, कि सर 4 को एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम जानते हैं। अब बता सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, शायद 2 बार डिफरेंशिएशन होना ही है, और इसी की हमें डिग्री देखनी है। इधर सर्ट तो नहीं है, नहीं है सर, पहले सर्ट रिमूव तो करना पड़ेगा, पर यहाँ तो पॉलिनोमियल डिग्री 4 खोलने के बाद भी, तो इसका डिग्री भी कितना हो गया बेटा। अब यहाँ है कि सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा नजर आ रहा है शायद, या नहीं, अरे तेरी सबसे बड़ा नजर आ रहा है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई, ऑर्डर तो 2 हो गया,
लेकिन डिग्री क्यों? क्योंकि एक भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसा भी प्रकार का अगर उसमें फंस गया, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या नॉट डिफाइन। कोई दिक्कत इसमें? अगले वाले से पूछो भाई, क्या लिखा है? dy बाई डी एक्स तो या डी टू बाई डी एक्स को तो पॉलिनोमियल की फॉर्म है, उनकी पॉजिटिव पावर है 1, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पावर, ठीक है। तो ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है? डिग्री क्या दिखाई दे रही है? 1। इसी की डिग्री ढूंढोगे, इसकी, विच इज 1। चल दूं आगे। कोई अच्छा सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अच्छा सा देखो ना, कोई गंदा सा इसमें क्वेश्चन हो। ये तो कर लोगे, अब ये भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा। रूट टू एक्स वाई पे तो हो सकता है। जैसे सुन लो ध्यान से, कभी कंफ्यूज हो जाओ। जैसे मैं ये क्वेश्चन 28 ये ले रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है 29, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? डी वाई बाई डी एक्स हम डी एक्स से डिवाइड कर दें। इसमें अगर हम डी एक्स से डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स नजर आने लगेगा, वो देखना हमें बहुत जरूरी है। अब बच्चा कहता है सर अभी तो रूट है। अब रूट के अंदर मुझे डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए, और तो पॉलिनोमियल ठीक ही है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 1, और इसका डिग्री भी डिफाइंड है, कितना? 1, ये वाला 1। अब इसके अंदर क्या करोगे सर? राइट में ले जाके स्क्वायरिंग कर लेंगे, नहीं? बोलो। क्यूब करना पड़ेगा सर। अच्छा, क्यूब रूट है ये, चलो तो क्यूब रूट में लिख लेता हूँ, मुझे वैसे दिखाई दे रहा था कुछ। ये y अंदर ही है भाई इसके, तो क्यूबिंग बोथ द साइड, तो ये तो बन गया 8, और ये क्या बन गया भाई? क्यूब, और क्यूब करो तो माइनस भी आएगा। अगर यही क्वेश्चन है, यही इसका क्यूब रूट था ये छोटा वाला, तो ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? 3 या 2? 2 कैसे लिखा है? और इसकी डिग्री क्या है भैया? 3, ठीक है जी, चलेगा। और जब सर रिमूव हो गए तब मैंने बताई डिग्री, इससे पहले नहीं बताई, समझ गए? नहीं तो इसकी डिग्री कितनी बताए थे आप? 1, जो गलत होगा। हमारे जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ना फंसे हो उसके आर्गुमेंट में, और ना ही वो उनके ऊपर सर्ड हो गई, तब वी कैन डिफाइन डिग्री। और उसके लिए थोड़ी मेहनत करना चाहते हो, करो, बनानी पड़ेगी। चल दूं आगे। तो शायद ऑर्डर डिग्री आपकी समझ में आ रहे होंगे। और तो कोई क्वेश्चन है या नहीं है? चलो 1-2 क्वेश्चन आप भी ट्राई कर लो, इसके बाद तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। हैं? सब हो जाएंगे मुझे लग रहा है? आ जाओ चलो। हम आप आते टाइप 2 पे। ये अब ये देखो जरा, तेरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी भी। क्या नाम है तेरा? आज जो तू कह रहा था ना, वो वाली बात भी यहाँ आ जाएगी, समझना ध्यान से। पढ़ा दिया है मैंने, अब आपको सुनना है बस ध्यान से। क्या लिखा है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है? जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो, और जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होंगे तो उसके अंदर कांस्टेंट नहीं नजर आएगा। देखो पीछे देखो, इनमें कहीं कांस्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में? वेरिएबल और फंक्शन है। और जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कांस्टेंट की वैल्यू लगा के यहाँ रख दी थी, उसी को तो हटाना होता है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, पैरामीटर, गलत बोला था। पैरामीटर को हटाना, उसमें पैरामीटर नहीं होना चाहिए, मीनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। अब मान लो इसमें कहीं 2x लिखा, मतलब वो लिखा होता 2 और x और लिखा होता, मान लो ऐसे यार। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो यहाँ 2 तो आता ना, और m की वैल्यू मैं वहां से निकाल देता। 2 तो आ सकता है यार, तूने क्या बिगाड़ा है? 2 तो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ सकता।
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक जी, चल दूं आगे। एक एग्जाम्पल बनाने के लिए बताया था मैंने आपको, कुछ नहीं। हाँ जी, तो अब इसने क्या करा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग पेरिमेटिव्स वेयर कांस्टेंट्स आर आर्बिट्ररी। जो कितनी अच्छी बात बोली, जो तुम्हें कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं ना वो आर्बिट्ररी है, यानी वो कांस्टेंट फिक्स नंबर 2 नहीं है कि तुम सी को 2 दे दो, सी को बोलने लगो भाई सी की जगह मैं जी लिख दूं यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि वो नहीं है कांस्टेंट कभी जी या कैपिटल जी, वो नहीं है, सी है। ठीक है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल भी दिया उसने, तो ठीक है, मैं इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता हूं, तो मैं इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करूंगा, बस यही काम होगा। अब तुम कहोगे सर कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो हाँ, कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, फिर बात करो क्वेश्चन से कि सर जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना उतनी बार डिफरेंशिएट करके ही आप उनको रिमूव करना। आगे की बात समझ, ये बात भी मैं पहले कर ली थी। तो इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 नहीं है, एक ही है। ए स्क्वायर अगर 5 का स्क्वायर 25 होगा, या वो 5 का स्क्वायर 2 है, तो एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, प्रोडक्ट रूल, x का 1 इस बार x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सर मुझे यहीं से पता पड़ गया था कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, 1। क्यों? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया एलिमिनेट्स, कहीं भी ये नहीं है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई नहीं देते। शायद टॉपिक समझ में अब आ गया होगा, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और क्या जनरल सॉल्यूशन होता है। ये इसी का जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका फैमिली ऑफ कर्व है, क्योंकि ए बदलेगा तो बाबा एक्स वाई इक्वल टू 2 कुछ और कर रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 3 कुछ और कर रहा है, लेकिन एक जैसी फैमिली के। ये सर्कल में लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एकदम तुम्हें समझ में आएगा कि सर ए क्या है, कि ए सर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर मैं बोलूं ए क्या है, कि सर ए सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ए को 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 हो जाएगी, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर। तो इस फैमिली क्या विशेषता है कि इसका सबका सेंटर ओरिजिन है, इसलिए इसे फैमिली बोल रहे हैं। और मैं इसे एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो dy बाई डी एक्स तो आपका दिखिए कितना आ गया। मत लिखो, ऐसे लिख दो, क्या जो पे 2 से डिवाइड कर दो, जो थोड़ा लड़ाई थोड़ा करनी है कोई जी उधर लाके dy बाई डी एक्स निकालना है थोड़ा, इसके लिए थोड़ा कहा उसने। तो मैंने एक बात बताई, समझ में आई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। कैसा सॉल्यूशन? क्यों जनरल? तो सर एक को बोलते रहो, और ये इसकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करके हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। और रिमूव किसकी हेल्प से करते हैं हम? डिफरेंशिएट करने के। और डिफरेंशिएट कितनी बार कर सकते हैं? कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो। शायद बहुत बार बोल दिया है, अब तो इस बात को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बताएंगे। अब बताइए, सेकंड पार्ट में लिखा है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? 3 ABC। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एग्जैक्टली 3 बार, और हटा देंगे dy बाई डी एक्स। कितना हो गया? 2ax प्लस बी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना हो गया? 2a, और d3y बाई डी एक्स क्यूब कितना हो गया जी? बताइए, इस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन ये फैमिली ऑफ कर्व है। क्यों फैमिली ऑफ कर्व बोल सकते हैं इसको? क्यों बोलेंगे? बिकॉज ए बी सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, क्योंकि उसने बोला है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बेचारी यही है, d3y बाई डी एक्स। ठीक है जी, बोल हो रही है क्या? दुखी मन से क्यों पढ़ रही बेटा, खुश होकर पढ़। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका पार्ट 4 यहीं पे कर दो। देखो जरा पार्ट 4 देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू सी एक्स प्लस 2c स्क्वायर प्लस c क्यूब। अंश कितने कांस्टेंट है बेटा इसके अंदर?
तीन, ये है, तीन नहीं है, ठीक है ना? एक ही है। और दूसरी बात, एक तो उसका लिखने का तरीका ऐसा, आपको पहली बात तो इसे एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, सी के रूप में आएगा। एक चीज बताओ, सी तो है यार, ये कांस्टेंट एक है दो है? एक है, तो एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या? एक ही बार। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? अब बच्चा कहे सर सी तो आप कहते थे एलिमेंट भी होना चाहिए, तो उल्टा सोचो ना, इस सी की वैल्यू डी वाई बाई एक्स में रख देता हूँ, हो गया एलिमेंट डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये एक्स है भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहा है? सर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं, हट तो क्या सी, अरे एक ही बात है, ठीक है ना, तीन नहीं थे, एक ही था, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या था, एक ही था। तो अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर कितना है, हाईयर ऑर्डर डेरिवेटिव एक है, और उसकी डिग्री कितनी है, तीन, क्योंकि पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। और ऑर्डर तो हम यही बता सकते थे, जब हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखा पाया एक, तो एक ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिल भी नहीं सकता, क्योंकि एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं करते तो सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहां से आ जाएगा? बात ठीक है नहीं? चल रहे आगे, आसान है, कोई टफ नहीं है बेटा। अब आप स्टार्ट हो जाओ, जो दो चार क्वेश्चन करो और मैं देखता हूँ क्या करते हो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, समझ गए? तो किनको हटाते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामीटर्स को हटाते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ये कीजिए आप ट्राई, देखो बहुत देर से मैं ही आपको समझाया जा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये फैमिली ऑफ कर्व क्यों है, ए और बी की वजह से फैमिली ऑफ कर्व है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं,
हाँ बेटा, हो गया। यस सर। आर्बिट्रेरी Yes, कांस्टेंट ए और बी या पैरामीटर दे रखे हैं ना, तो आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया होगा और ए और बी को एलिमिनेट कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा, फिर ऑर्डर डिग्री फिर निकल सकते हैं। वैसे इसका ऑर्डर तो 2 ही होगा, पता है, डिग्री डिफाइन भी नहीं होगी, है, हो गई है। चलो अच्छी बात है, अगर यहाँ वाई फंसा होता तो नहीं होती। चलो dy बाई डी एक्स 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, ये तो मुझे पता है ना, कॉस का क्या हुआ साइन एक्स प्लस बी। अब एक बार डिफरेंशिएट और कर लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी, और कॉस एक्स प्लस बी की वैल्यू वाई है। अरे तो बड़ा आसान था भाई, हे भगवान, मैं सोचा कहीं फंस हो गए, तो सीधा बन गया। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। कई बार ये इससे ए और बी को हटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आसान बन गया ना। इसका तो ऑर्डर भी डिफाइन है, कितना 2, और डिग्री भी डिफाइन है कितनी 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद थी, पर चलो आसान था तो आसान है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चंस, अच्छा ये आपके सिलेबस में तो होंगे ना ऑर्डर डिग्री वाली सब, है ना, तो इसको कर लेते हैं ढंग से। इनमें जितने क्वेश्चंस हो जाए बढ़िया है, उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। डिफरेंशिएशन तो है भी काफी मार्क का, कितने मार्क का, कम से कम 8 मार्क का होगा, और ये फ्री के मार्क्स में बता रहा हूँ, फ्री के। देखो जैसे कहते हैं 9 टफ होती है और 10 आसान होती है, ऐसे बेटा 11 टफ होती है, 12 आसान होती है। कुछ फिक्स मार्क्स तो ऐसे कि जो आएंगे ही आएंगे, मतलब उन्हें तो रोक ही नहीं पाएंगे आप। हाँ जी, साफ लिखा एलिमिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, या पैरामीटर। तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, एक बार ए दिख रहा है ना, मतलब ए बी नहीं है, ए स्क्वायर और ए तो एक ही बात है ना। डिफरेंशिएट कर दो 2y dy बाई डी एक्स, चेन रूल से बेटा -2a dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या बन गया बेटा 2x, और वो 0 बन गया। क्या करूं मैं, ए की वैल्यू हटानी है मुझे यहाँ से, अब डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यहाँ से निकाल के यहाँ रखूं, है बड़ा गंदा सा बन गया। पहली बात तो 2 हटा दो, रूट है कह रहे हो, क्या बोलते हो यार, y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए। यही चलेगा, क्या करूं भाई, इन दोनों की हेल्प नहीं, यहाँ से ए यहाँ लिखूंगा, वाई स्क्वायर -2a, ये क्या लिखा है, y dy बाई डी एक्स प्लस ए की जगह रखो बेटा ना, अपॉन dy बाई डी एक्स का y टाइम्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखना है, वही y dy बाई डी एक्स से रख रहा हूँ बेटा, x की वैल्यू dy बाई डी एक्स है बेटा, अच्छा ए एक्स, सॉरी ये हटा देते हैं, 2 है केवल, है ना, ए की जगह तो रख दिया था। तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन कितना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि सर dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ज्यादा डिग्री है कम डिग्री है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर -2y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, और एक dy बाई डी एक्स और आएगा शायद, क्योंकि मैंने होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक कटा हुआ प्लस इक्वल टू यहाँ पे, और नहीं अभी तो एक्स स्क्वायर भी रह गया, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर रहेगा ना। एक गलती करी ना हमने, सुनो एक बात समझ में आ रही है। एक गलती हमने ये करी कि हमने मेहनत ज्यादा कर ली। कैसे, सुनना, हम क्या करें, दो जगह मल्टीप्लाई करने की जगह इन दोनों को मर्ज कर ले पहले, कॉन्स्टेंट्स को, समझ में गया, वो सॉरी वेरिएबल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ज्यादा आसान हो जाएगा या नहीं।
समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? 2y dy/dx प्लस x, अभी मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से चल दिया आगे, और कोई वजह नहीं है। अब ये x2 तो यहाँ चला, जब मैंने देखा ना मुझे उसी को इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना पड़ रहा है, तो मैंने इन्हें एक साथ कर लेना, अन्य से परेशान होना है। और ये y, ये तो बेटा करने पे आता है ना, जब मेहनत लगी कि अरे यार 2 बार लिखना पड़ेगा इसी को, तो मैंने कहा ना ऐसे मत करो। और ये dy/dx का होल स्क्वायर, अब करूंगा ना dy/dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, है बेटा? कौन सा y? अच्छा ये वाला y, ये y हो लिख लो भाई, यहाँ लिख दो। अब मैंने यार dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया, -2y, ये हो गया y dy/dx और प्लस x, और ये कितना बन जाए बेटा? होल स्क्वायर से किया था ना, तो यहाँ होल स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, और ये तो एक कटा तो एक dy/dx और आएगा, क्यों नहीं? और इक्वल टू ये बन गया y dy/dx प्लस x का होल स्क्वायर। एलिमिनेटिंग ए तो मिल गई ना क्वेश्चन, उसने ये तो नहीं कहा प्रूव करो, कुछ प्रूव करना पड़ता शायद मुझे मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि हो सकता है मैं dy/dx को एक साथ करता, अलग करता। अब तो एनफ है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो फिर तो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के आगे बन सकते हैं। वैसे हो तो जाएगा काफी कुछ आसान है ना, क्योंकि यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी dy/dx का होल स्क्वायर आएगा, और dy/dx का होल स्क्वायर वहां से भी आएगा, तो मर्ज तो हो जाएगा। करके देखो, देखो dy/dx का होल स्क्वायर किस किस के साथ दिखाई दे रहा है कि सर x² प्लस y², बात समझ में आ रही है? और dy/dx का होल स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2y² भी दिखाई दे रहा है, और dy/dx का होल स्क्वायर इसके साथ भी आएगा, जब होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो y² dy/dx का होल स्क्वायर तो -y² और आ जाएगा, और कभी dy/dx का होल स्क्वायर नहीं आएगा। अब केवल dy/dx देख लो, तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया भाई, इसमें कुछ नहीं बचा, ये तो यहाँ आ गया पूरा। अब एक dy/dx को देखो किसके साथ आएगा कि सर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y इंटू एक्स, -2y इंटू एक्स, एक dy/dx आ गया, ठीक। और dy/dx क्या है, जब 2ab हो रहा होगा तो वो माइनस का आएगा दल्ला के, तो 2xy और dy/dx, बात समझ में ही नहीं? एक dy/dx यहाँ से मिला, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -2yx, -2yx, एक जब 2ab बना होगा होल स्क्वायर तो बना होगा -2xy dy/dx, ठीक है जी। अब dy/dx वाले टर्म तो सारे आ गए, चाहे होल स्क्वायर के साथ थे चाहे सिंगल डिग्री में थे dy/dx। अब वो जिनमें dy/dx नहीं होगा, हाँ बोलो, यहाँ तो dy/dx पहले फंसा हुआ है, यहाँ dy/dx जरूर फंसा हुआ है, तो केवल x² बचा, चाहो तो राइट हैंड साइड में लिख दो x², चाहे इधर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा तुम्हारा मन करे। ये इक्वेशन थोड़ा अच्छा हो गया, इसको -3y² लिख सकते हैं, तो आंसर तो शायद यहाँ तक जाना चाहिए जरूर, ठीक है। 2005 में आया भी हुआ है, 2 मार्क्स में बन भी सकता है, सोच की बात है, क्योंकि बच्चे यहाँ से एक ही वैल्यू रखना बड़ा अजीब सा फील करेगा, ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं आएगा 1 नंबर में, रखना ही आफत है। चल दूं आगे, हाँ जी, एलिमिनेटिंग। अब ये क्वेश्चन देख लोगे एक बार, एलिमिनेटिंग, इवन सबसे बुरा एलिमिनेटिंग वाला क्वेश्चन ये है, 7वां, सबसे बुरा, लेकिन मैं इसे कर नहीं रहा, मैं तो कुछ और बता रहा हूँ। थोड़ी देर में मतलब करते करते मन सा पक जाएगा, थोड़ा सा सीख लें, पहले टॉपिक सीख लें ना, हमें कोई दिमाग थोड़ा खराब करना है, और फिर वही एलिमिनेट करने में टाइम लग जाएगा, समझ गए? अब ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी रोल है, कहता है फाइंड द डिफरेंस, तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसा देगा, थोड़ा सा 11 की कोऑर्डिनेट पूछेगा, हल्की वाली, भारी नहीं पूछने वाला, कभी सोचोगे हुआ पूछ लिया। कहता है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑल द सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस, टचिंग द differentiation of all the circles touching the x axis at origin। अब ये बताओ, अगर एक सर्कल है, बेसिक सी चीज है, अगर वो ओरिजिन को टच करता है एक्स एक्सिस पे, तो सर्कल तो यही बनेगा,
एक्स एक्सिस पे ओरिजिन को टच करता है। एक्स टच तो यहाँ भी कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कर रहा है, लेकिन ओरिजिन भी तो है। हाँ, नीचे ही बना लेंगे बेटा। तो ये वाला पॉइंट अगर रेडियस को मैं ए मान लूं तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, a, या नहीं? कोई कहे जी नीचे बनाना, नीचे वाले भी पेट में दर्द ना करें अपने, तो 0, -a हो जाएगा, या 0, b रख लो, b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अब केवल एक ही थोड़ा है, सर्कल तो इनफाइनाइट बनेंगे, ये भी बनेंगे, ये भी बनेंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं इनफाइनाइट बनाऊंगा। जब a बदलेगा तो अपने आप ही बदलते चले जाएंगे। a की वैल्यू +2 है तो ऊपर बन रहा है, a की वैल्यू -2 है तो नीचे बन रहा है, तो मैं नीचे बना के क्यों दिखाऊं? बात समझ में आ रही है? तो मैं इतने सारे सर्कल ही क्यों बनाऊं? और उसने कहा भी है ऑल द सर्कल्स, तो फैमिली ऑफ सर्कल हो गया ना, जिनके अंदर ये खूबसूरती हो, ये प्रॉपर्टी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो कि वो ऐसे हो कि एक्स एक्सिस पे टच कर दो। तो फैमिली का एक सदस्य दिखा दो, ऐसे हो ना, मैं दिखाते रहूंगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन होती है x - अल्फा होल स्क्वायर प्लस y - बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जहां पर सेंटर क्या होता है बेटा और रेडियस क्या होती है बेटा ये हमने 11th में याद कर रखा है, एनसीईआरटी से लिया है मैंने, कहीं दूर से नहीं लिया। तो इसकी हेल्प से मैं इक्वेशन सर्कल लिखूंगा, इसकी रेडियस भी हो गई, सेंटर भी हो गई। तो एक्स की जगह तो ये अल्फा काम कर रहा है और ये बीटा का सेंटर, तो अल्फा की जगह क्या रखा 0, बीटा की जगह क्या रखा a इक्वल टू ए। इक्वेशन जनरेट हो गई या नहीं? और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या बन जाएगी x² + y² - 2ay इक्वल टू 0 पे, यही है भाई, a स्क्वायर तो कट गया ना। अब कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डेफिनेटली a किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट या नहीं? अगर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसको रिमूव करना है, क्योंकि उसने हम उससे इसका डिफरेंशियल पूछा, और a की आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा बेटा, एक बार, -2 dy/dx 2a, सॉरी, है ना? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो x प्लस यहाँ y - a बन गया dy/dx इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना है इसका बेटा 1, डिग्री कितनी है बेटा 1। आ गया समझ में? नहीं ए रह गया सुनो भाई, ध्यान नहीं करा। अब एक काम करते हैं, हम ए की वैल्यू यहां से निकाल के कहाँ रखेंगे, इसके अंदर। भाई ये तो जनरल सॉल्यूशन है, ध्यान नहीं करा सर या फिर y - a की वैल्यू निकाल के भी तो रख सकते हैं। है बेटा क्या? y - a की वैल्यू निकाल के भी तो पहली इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि RHS वाला a² भी हट जाएगा डिफरेंशिएट करने पे। मतलब मैं यहाँ से y - a निकाल लूं? यस चल तो सर। पहले 2 कट कर लेते हैं, चलो। तो ये हो गया x प्लस y - a, लड़का ठीक बोल रहा है, dy/dx। तो एक इक्वेशन ये, इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जल्दी दिमाग काम करने लगा, y - a को सीधा हल तो पूरा पूरा, या वहां से y - a, लेकिन फिर a भी तो फंसेगा बेटा। पर फिर डिफरेंशिएट भी तो कर देंगे ना बाद में फिर से, तो RHS फिर वाला डिफरेंशिएट, भैया रुक जाओ बाबू, मैंने तो कहा था अगर एक पैरामीटर एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट मत करना। नहीं, फिर तो d2y/dx² दिखा देने लगा, तो डिग्री ऑर्डर पे फर्क पड़ जाएगा। ओके सर। अब तो बस रखना है हमें। चलो कोई बात नहीं, आपने कोशिश की और हम उसमें गड़बड़ कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, कहाँ से y - a ना, देखो y - a अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ आसान सा लगेगा, लेकिन फिर a फंस जाएगा। तो एक काम करते हैं, y - a निकाले तो y - a लेते हैं। y - a हो गया जी x², इसमें रख रहा हूँ बेटा। y - a कितना बना, बोलो, निकाल लो यार, -x अपॉन, ये तो बना, अरे -x/dy, तो -x अपॉन dy/dx। देख तेरी बात को मैंने मानते हुए ऐसे रख दिया, लेकिन यहाँ पे अब a फंस गया, a²। तो फिर यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और a की वैल्यू क्या आएगी x² प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये तो क्या कह रहे, क्या x² प्लस y² की वैल्यू, इसमें जाऊं, नहीं, a की वैल्यू ना वो x² + y² - 2ay रख दो।
यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के, हाँ इस वाले में रख दो ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस ए से दुखी रहेंगे थोड़े से, है ना, तो इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं। ये अभी क्रिश बोल पड़ा तो मैं तो ए ही निकालता। अब यहाँ से ए कितना निकलेगा, y इक्वल टू, नहीं सॉरी क्या, ए को उधर ले जाओ राइट में, ए को ले जाओ राइट में, तो y प्लस एक्स और dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में रहने तो कोई दिक्कत नहीं, और ले गए ए ले गए उधर, तो ये ए की वैल्यू आ गई। और ये उठा इसमें रखो, इसमें एक जगह रखनी पड़ेगी ना। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू y प्लस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, एक मिनट, इंटू वाई, यहाँ रखी थी वैल्यू की, इक्वल टू 0 है। अब आप पूरी क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो पूरे वेरिएबल एक साथ लिखे जा सकते हैं, एक साथ लिख दिए, माइनस 2y स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना बन जाएगा, प्लस प्लस नहीं माइनस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का भी आप देखें 2-3 बार आया बार, और आप एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि पैरामीटर ही आप, अच्छा क्वेश्चन क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि पैरामीटर भी आपने इन्वॉल्व करा है। चाहता तो वो ये इक्वेशन देता ना आपको, और कहता ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब आप तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, और भी बड़ा काम कर रहे हैं, आप जो जनरल इक्वेशन जो मिलती है उसको खुद जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, और ए भी खुद इन्वॉल्व करा, क्योंकि आपने देखा फैमिली तो कुछ भी बन सकती है, रेडियस सर्कल सर्कल तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन टच भी करे और उसका एक्स एक्स के ओरिजिन पे, है ना। तो अगले वाले क्वेश्चन में साफ क्या दिखाई दे रहा है, तो उसे तो हम कर लेंगे। अब ये कह रहा है, अब उसको मैं नहीं कराऊंगा, इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। ये कह रहा है टचिंग वाई एक्स एट ओरिजिन, तो वाई एक्स को ओरिजिन पर कट करना चाहे तो वो इधर बन जाए, चाहे वो इधर बन जाए, चाहे कितने बन जाए, लेकिन हमें एक पक्की बात है कि ये a, 0 होगा, और रेडियस भी इत्तेफाक से क्या बनेगी, a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा इज 0 इक्वल टू a स्क्वायर। तो एक्चुअली सारे स्टेप सेम चलेंगे, कोई नया कुछ नहीं आने वाला। चल दूं आगे, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे देखते हैं। ये तो हो गया सेंट्रल लाइन। देखो ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, अरे ये एक्सरसाइज सिलेबस में है, देख लिया था ना, कभी मैं वैसे ही जोर लगा रहा हूँ, पहले दूसरी तो है ना शायद, है ना। चलो क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, विच टच इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक बात बताइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर्कल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा या नहीं, यहाँ टच कर गया कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ये कंफर्म है कि ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएगा, या यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों थ्योरम कन्वर्स बोल दी मैंने। सर्कल में 10th में टेंजेंट होती है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाए तो परपेंडिकुलर बनाएगा टेंजेंट के साथ, ये तो आपको पता है। और क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ये दोनों लेंथ इक्वल और ये दोनों रेडियस है, अगर ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये भी ए होगी और ये भी ए ही होगी, तो सेंटर क्या मिल गया बेटा, ए कॉमा ए। तो आप चाह के भी और सर्कल बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बनेंगे सर्कल, सर्कल बनने में कोई टेंशन नहीं है, और बड़ा सर्कल बन जाएगा, और बड़ा सर्कल भी बन जाएगा, लेकिन फिर वही कहानी होगी, नहीं समझ रहे, वही ए, तो इक्वेशन तो ए की वजह से बार बदलेगी ना, तो ए वर्क्स एज क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि पैरामीटर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सब बता देंगे, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या बताए थे, अल्फा बीटा क्या बताए थे, सेंटर, और ए क्या बताया था, रेडियस, क्या बोल रहे, तो इसकी हेल्प से इक्वेशन लिख दीजिए, x माइनस ए होल स्क्वायर, कितने पैरामीटर इन्वॉल्व हुए,
केवल एक। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, एक। डिग्री तभी पता पड़ेगी जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखोगे, कहीं भी dy by dx जैसा टर्म यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसा टर्म के ऊपर सर नहीं होगा, तो डिग्री की बात तब करेंगे। ठीक है, तो चालू हो जाओ अगला काम, बल्कि मैं तो कहूँ इसे एक्सपेंड ही कर लो। मुझे लगता है तुम्हारा क्वेश्चन एक आधा तो इस पे आ ही जाएगा, है ना। एक्सपेंड कर ले बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay और प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाए। चेक करो ये है या नहीं, यही आया हुआ। ए की बात ज्यादा ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्योंकि ए की पैरामीटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो 2x 2y dy by dx और माइनस 2a माइनस 2a dy by dx और a स्क्वायर 0 हो गया। एक काम को यहीं से a की वैल्यू निकालो, पहले तो 2 से कैंसिल कर लो, है ना। तो यहाँ से dy x प्लस वाई dy by dx और a वहां पर इन्वॉल्व है तो इक्वल टू a कॉमन लेके दोनों को राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 1 प्लस dy by dx। सही कह रहा हूँ क्या? और ज्यादा मेहनत करो ही मत, शॉर्ट में लिख लो x प्लस वाई और शायद इसको y डैश बोलते हैं ना, और 1 प्लस वाई डैश, समझे, इक्वल टू a। अब उठा के हर दो, अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो मैं सीधा a को रख देता हूँ, x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, समझ रहे, प्लस यहाँ पे रख रहा हूँ y माइनस एक्स प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, ऐसी बात है। यहाँ पे रखो 3j दिखाई देगा ही देगा, ठीक है जी, यहाँ रख लो आसान हो जाएगा कुछ। यहाँ भी 3j दिखाई देगा नहीं देगा, मैं इस वाली में रख रहा हूँ बेटा, ये है ना, x प्लस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। भाई इतना कर सकता हूँ, इसका एलसीएम लेके और 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा, है ना। समझ भी गए हो नहीं, मैंने क्या कहा समझ रहे हो, इस इक्वेशन में मैंने ऐसे लिख दिया, इक्वल टू यहाँ आ रहा है। आप चाहे तो 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम जब आएगा तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। मैं इधर लिख देता हूँ अगर लिखने का मन है आपका तो 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x से मल्टीप्लाई होगा ये x प्लस एक्स वाई डैश और माइनस एक्स माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, वो नीचे से खत्म हो गया, मैंने 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्या बना बोलो, y प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश वाई, है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करो ना, और माइनस एक्स माइनस वाई डैश, अब भागे साइन चेंज हो जाएंगे, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बना ये x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो इस टेस्ट करने में कुछ तो मजा आया, एक तो ये कैंसिल हो गया भाई, है, और इधर ये कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई तो हो गया यार। dy by dx को y डैश लिखने से भी आनंद आया, शॉर्ट में लिख पाए। तो ये क्या बन गया भाई, x y डैश, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये y डैश का स्क्वायर, सही चलेगा ना, कॉमन भी ले लिया, y डैश कॉमन है। इससे बताओ क्या दिख रहा है, y माइनस एक्स, तो ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है नहीं, अरे ठीक है, इक्वल टू क्या मिल गया जी, x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो यार ये तो सुंदर लग रहा है रिजल्ट, या नहीं।
चाहो तो इसे x माइनस वाई या y माइनस एक्स लिख सकते हो, दोनों सेम ही होते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वो भी दिखने लगेगा। तो ये ठीक है यार, ये बढ़िया है? चल रहे आगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा ये समझ में आता, क्योंकि एक तो होमोजीनियस से आएगा, एक आएगा लीनियर से, और जो इसमें बनेगा क्वेश्चन छोटा 2 नंबर का या 1 नंबर का ऑर्डर वाला बनेगा। तो 2 नंबर वहां, 3 नंबर वहां, और फिर 2 और 4 का बन सकता है। क्या हुआ, आंसर देख रहा है किस फॉर्म में दे रखा है? कुछ ऐसा नहीं, इससे आ जाएगा यार, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अगर आप देखना चाहें तो ये कॉमन आ रहा है। ये कितना बन गया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया ना, ये भी तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही आंसर होगा आपका पक्का। एग्जैक्टली, वो तो मैं कह रहा था, तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा होल स्क्वायर की फॉर्म, तो आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने कहा था बेकार है। अच्छा, उस क्वेश्चन में कितना बेकार होगा जो मैंने बीच में रोका था, वहां तो ए और बी सेंटर है, या तो ए एलिमिनेट करने में आफत आ गई, उसके अंदर ए और बी पैरामीटर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जनरली बन जाता है, क्योंकि ये छोटा पड़ता है, उससे वो थोड़ा और लेंदी पड़ जाता है। उसे क्वेश्चन जगह में 4 क्वेश्चन छोड़ देता मैं, टॉपिक का मजा किरकिरा हो जाता। इस वजह से मैंने कहा उससे बाद में कर लेंगे टॉपिक, जब तक हमें समझ में आ जाए पूरा। अब टॉपिक समझ में आ गया और एक हल्का क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद उसे करने का मजा है, इसलिए मैंने वहां रोका था। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना बुरा नहीं बनेगा कि पैरामीटर और लेटर सेक्टम की बात करने लगे। हाँ, छोटा मोटा जो बनाएगा आपके लिए बुरा। देखो आगे ना, देखो कहता है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आ जाएगा। अब सुनो, फैमिली ऑफ इलिप्स के लिए बताऊं, एक मिनट। डिफरेंशियल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, सी पैरामीटर को उसको हटाना है ना, तो ये तो डिफरेंशिएट करना है, कुछ नया हो जाए। मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जिसमें क्वेश्चन तेरी कुछ वो आ जाए, जो यही है ऑब्टेन डिफरेंशियल ऑल द सर्कल रेडियस आर, सेंटर एयर भी लेना पड़ेगा, 2 पैरामीटर, वही वाला क्वेश्चन जो वहां मैंने रोका था। एक मिनट और देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है मुझे लगता है। अच्छा एक चीज देखो, ये है जिस क्वेश्चन, ये तो कर लोगे, दोनों ट्राई कर लेते 23-24, मैं करूँ क्या, हो जाएगा ना? ये तो डिफरेंशिएशन की हो गई एक तरह से क्वेश्चन, ए और बी हटाना, 2 बार ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे सी हटाना, तो अब इसे 2 बार जो कर रखा है, ये तो डिफरेंशियल क्वेश्चन ना हुआ। इसके अंदर और डिग्री की बात है, डिफरेंशियल तो अब 10 बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर ए बी नहीं हटा, कभी सोचोगे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये। ठीक है, तो आज जरा इससे कराया तो सुनो, ये क्वेश्चन सही है, इसको सुनने की कोशिश करना है ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आया, क्या कहता है, कहता है वेरीफाई द फंक्शन y इक्वल टू दिस C1 C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमें निकालना C1 C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि B और A से मुझे डरना, वो तो कांस्टेंट है। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो A और B है, वो कांस्टेंट्स हैं, और जो C1 C2 है, अब उसे बोला भी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो आपको पता पड़ गया C1 C2 हटाना 2 बार करेंगे एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखा भी हुआ सेकंड डेरिवेटिव से ज्यादा भी नहीं, तो जा ट्राई कर दो। कर लोगे या मैं कह रहा हूँ 7 बजे 7-5 देख लो, अगर
2 मिनट बहुत ठीक नहीं, तभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कर लो तो, क्योंकि ज़्यादा आपको भी करना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। तुमने मॉडल्स वाला काम कहा था ना दोस्त का, दिखा ना। सर हो गया।
इसको तो फिर कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।